बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो बेटे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस कोर्स के अंदर दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस ओबेसिटी एंड लिपिड डिसऑर्डर्स। हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे। पेज नंबर इज 145। पेज नंबर इज 145। बुक का नाम है एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है जी। सो अच्छा जी, अब जनाब जब हम बात करते हैं जरा इंट्रोडक्शन क्या होता है जी ये साइड डिजीजेस का। अच्छा, अब जो बेटे डिजीजेस हैं सच एज डायबिटीज या ओबेसिटी या हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे लिपिड लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, उनको हम एक ही कैटेगरी के अंदर रखते हैं नॉर्मली, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि चाहे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हाइपरलिपिडेमिया हो, इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। और वो सेम किस तरह से होते हैं? चाहे एक इंडिविजुअल को डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो या हाइपरलिपिडेमिया हो, या मे बी समटाइम्स आप देखोगे कॉम्बिनेशन भी होता है, मल्टीट्यूड ऑफ डिजीजेस होती हैं। नॉर्मली डायबिटिक वाले को, अब खासतौर पे जो टाइप 2 वाला पेशेंट हम बात करें, उसको ओबेसिटी भी मोर और लेस जरूर होती है। ओबेसिटी होती है तो आपको पता है कि हमारा हाइपरलिपिडेमिया होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों डिजीजेस आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनके रिस्क फैक्टर्स मोर और लेस आप कह सकते हो सेम भी हैं, या बल्कि ज्यादा बेहतर इससे ये कह सकते हो कि जब एक डिजीज होती है तो ये बाकी दोनों होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से सेम है? सबसे पहले तो ये तीनों डिजीजेस या इनमें से कोई भी एक डिजीज आपका जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसके होने का रिस्क इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है? अच्छा, जो ऐसी चीजें मैं बताता हूँ ना वो आपने गौर से सुननी होती है या नोट करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हर चीज आपको बुक से मिले, वो फिर मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ, तो वो आपने जरूर ध्यान से सुना। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है? इस्केमिक हार्ट डिजीज बेटे इट्स अ जनरल टर्म जो हम हार्ट प्रॉब्लम्स को देते हैं, और वो वाले हार्ट प्रॉब्लम्स को देते हैं जिनकी कॉज है नैरोड हार्ट आर्टरीज। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होती है? इस्केमिक हार्ट डिजीज इट्स अ जनरल टर्म जो हम हार्ट प्रॉब्लम्स को देते हैं, लेकिन कौन से हार्ट प्रॉब्लम्स को देते हैं? वो वाले हार्ट प्रॉब्लम्स को हम देते हैं जिनके अंदर हार्ट की जो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, जाहिर है जब आर्टरीज नैरो होंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होगी आप। ठीक है तो इसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। और जब हमारी ब्लड फ्लो कम होती है तो इसका मतलब है हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक ऑक्सीजन कम से कम पहुंचती है। ठीक है, तो इसको आपने एक और टर्म भी सुनी होगी जो ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी कोरोनरी आर्टरी वो मेजर आर्टरी है जो ब्लड लेके जाती है हार्ट को। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी इसको हम कहते हैं। ये सारी टर्म्स आपने यकीनन सुनी होंगी। ठीक है, और फिर अगर ये लॉन्ग टर्म चला जाता है तो फिर आपको पता है इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। ठीक है, अच्छा इसी तरह से फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है। सो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी जो हार्ट और ब्रेन के अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। और अगेन वही प्रॉब्लम होता है कि जी नैरो हो गई तो लेस ब्लड सर्कुलेट करेगा, लेस ब्लड सर्कुलेट करेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कम से कम सेल्स तक पहुंचेगी। ठीक है, ये आर्टरीज में भी हो सकता है प्रॉब्लम, ये वेन्स में भी हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, और जाहिर है जब हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो क्या होगा? हमें फटीग फील होगी, पेन फील होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इस वजह से PVD की वजह से, यानी PVD मतलब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की वजह से हमें हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया पेरिफेरल, पेरिफेरी देखो क्या होता है आम भी बेटे, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं पेरिफेरी का मतलब होता है ऐसा एरिया जो मेन एरिया से थोड़ा सा हटके हो। जैसे अगर हम कहते हैं जी इस्लामाबाद के पेरिफेरी एरिया कौन सा है, तो जनाब ये सैदपुर विलेज या ये इस तरह जो साइड पे एरियाज हैं ये वाले आ जाते हैं। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज भी आप वहीं से याद रखो कि हमारे मेजर ऑर्गन्स क्या है, हार्ट है और ब्रेन है। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वो वाली डिजीज है जहाँ पे
इन ऑर्गन से हट के पेरिफेरल एरियाज में, लेग्स में या आर्म्स में भी इवन फॉर दैट मैटर ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे है जनाब स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कब होता है? जब हमारा ब्रेन को जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी उसका क्या मतलब है? जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है और ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स कम पहुंच रहे हैं, ठीक है। और विद इन अ फ्यू मिनट्स ब्रेन सेल्स जो है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रोक जो है दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन और उसके अंदर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो जितना जल्दी स्ट्रोक डायग्नोज होता है उतना बेटर होता है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडीमिया है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज होने का चांस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होने का चांस, स्ट्रोक होने का चांस, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि कंडीशन ओवरलैप भी करती हैं। अगर एक बंदे में ये इनमें से एक कंडीशन है तो फिर दूसरी तीसरी कंडीशन होने का चांसेस उसके अंदर डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसीलिए ये कहते हैं कि जी ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर आप ओबीस है ना तो फिर डायबिटीज होने का भी चांस है, डायबिटीज होगा तो सीबीडीज होने का भी चांस है, सीबीडीज के साथ जनाब उधर से आपको रीनल के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकते हैं। फिर डायबिटीज वाला डेफिनेटली इंक्रीज रिस्क पे होता है। न्यूरोपैथी के भी, रेटिनोपैथी जो आई के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता है ब्लाइंडनेस भी नंबर 1 कॉज जो है उसकी वो डायबिटीज है। सो ये भी प्रॉब्लम्स हर तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओबेसिटी को हमें बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब ये वाली जो कंडीशंस हैं ये नॉर्मली सिंगल जीन डिफेक्ट्स की वजह से होती हैं। यानी सिंगल जीन डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि हमारी एक जीन के अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका बेटे हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होके बैठ जाएं और हम कहें कि अच्छा ओके हमारी तो भाई क्योंकि जीन्स के अंदर डायबिटीज रन करता है या जीन्स के अंदर ओबेसिटी रन करती है या इवन हाइपरलिपिडीमिया, भाई हमारे जेनेटिकली नाना अब्बा को भी हार्ट प्रॉब्लम था, दादा अब्बू को भी हार्ट प्रॉब्लम था या हाइपरलिपिडीमिया था, तो ओके हमें भी होना ही होना है, चलो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सारा दिन बिस्तर पे बैठ जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं और होम डिलीवरी करके खाना खाते हैं, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है और अगर आप एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हेल्दियर लाइफस्टाइल आप एक अपना ऑप्टिमल बॉडी वेट या जिसको आइडियल बॉडी वेट कहते हैं वो आप अचीव करते हो, तो चाहे आपका वो सिंगल जीन डिफेक्ट है भी आपके पास या आपकी फैमिली में रन भी करती हैं ऐसी कंडीशंस, आपको वो कंडीशंस होने के चांसेस या तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं या फिर ये होता है कि अगर वो कंडीशन इवन आपको होनी भी है तो वो बहुत ज्यादा लेट जाके डेवलप होती है। जैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जैसे अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, भाई अगर मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मुझे भी डायबिटीज होनी है जिंदगी में। लेकिन अब आप ये देखो कि अगर मैं सेंसिबली चलता हूँ और मैं अपनी डायबिटीज को अच्छे से ड्रेस करने की कोशिश करता हूँ और मैं एक हेल्थियर लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करता हूँ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो सकता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है कि वो डायबिटीज जो मुझे माइट भी 20 ईयर्स की एज में होनी थी वो जाके मुझे 45 ईयर्स की एज में हो या 40 ईयर्स की एज में हो। इसका मतलब है कि डिस्पाइट के मेरा जीन के अंदर डिफेक्ट था, हेल्थियर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके मैंने 20-25 साल मजीद अपनी जिंदगी के एज अ हेल्दी इंडिविजुअल गुजार लिए, ठीक है। तो 20-25 ईयर्स इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि डेफिनेटली डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी इनके अंदर जीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसको हम ऐसे जाहिर मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ जीन्स का रोल नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसको हम बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं बाय सिंपल इंटरवेंशन, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे हम जरा थोड़ा डिटेल से बात करेंगे वन बाय वन इन कंडीशंस की। सबसे पहले हम डायबिटीज को लेंगे जो डेफिनेटली आप जाहिर कुछ ना कुछ पहले पढ़ भी चुके हो, बट ऑब्वियसली हमारा जो फोकस है वो एंडोक्रिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में रहेगा, यानी स्टडी ऑफ हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स हैं जो इन डिजीजेस को इफेक्ट करती हैं, जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो हमें एट रिस्क
करती हैं, ये जाहिर है हमारा फोकस रहेगा। अच्छा जी, अब डायबिटीज मेलाइटिस आपको पता है इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशंस जनरली हाई हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी दो रीजन होती हैं, या तो हमारी इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, यानी हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रहे होते, या फिर ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन हमारे जो टिश्यूज हैं वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रहे होते, ठीक है। यानी दो मैंने वजह बता दी। पहली वजह तो ये हो सकती है कि हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन को बिल्कुल भी दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन एट ऑल, जो आपको पता है नॉर्मली टाइप 1 के केस में होता है। और सेकंड रीजन ये हो सकती है कि हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो इंसुलिन सफिशिएंट नहीं होती अमाउंट में जितनी हमें चाहिए, या फिर अगर वो सफिशिएंट होती भी है तो हमारे टिश्यूज उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे खैर बुक में दिया हुआ है कि जी यूके में 4.5% प्रेवलेंस है डायबिटीज मेलाइटिस का। हम जाहिर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। बेटे लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में 25% पाकिस्तानी एडल्ट्स आर डायबिटिक। कितने? 25%। यानी अगर एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं ना पाकिस्तानी एडल्ट्स, 18 साल से ऊपर के 100 लोग हैं, आप सब भी माशाल्लाह एडल्ट्स हो, आपके हमारे पूरे डिपार्टमेंट में जितने बच्चे आते हैं जाहिर 18 साल के होते हैं कम से कम। तो अगर 100 लोग बैठे हैं कहीं पे पाकिस्तानी, तो उनमें से 25 लोगों को डायबिटीज है, 1 in every 4। तो सोचो इट इज सच अ ह्यूज नंबर, ठीक है, कितना बड़ा नंबर है। तो हम लोगों को बड़ी इमीडिएट अटेंशन चाहिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए। और बेटे बहुत मेजर कॉज जो डायबिटीज होने का आजकल है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम लोग ओबीस होते जा रहे हैं। उसकी वजह से जाहिर है हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मोबाइल है, टेलीविजन है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, XYZ, स्मार्टफोन तो खैर हर टाइम ही ऑब्वियसली। और इसी तरह से हमारी डाइट्स बहुत खराब हो गई हैं, होल ग्रेन्स हमने कंज्यूम करना बहुत कम कर दिए हैं, रिफाइंड ग्रेन्स को हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर जंक फूड या फास्ट फूड जिसको अगर हम उस कैटेगरी की बात करें तो उसकी कंजम्पशन हमने बहुत ज्यादा कर दी है। तो सारे फैक्टर्स डायबिटीज को जाके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली यही फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज इतनी ज्यादा हाई है। और आप लोगों के पास एज फ्यूचर न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे जाके आप लोगों को कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हो इस बारे में। देखो जैसे हमें लगता है कि अच्छा ओके हम तो भाई न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, इसमें कौन सी नई बात है कि रिफाइंड कार्ब्स कम से कम कंज्यूम करने चाहिए, होल ग्रेन ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, XYZ, ठीक है, ये तो कॉमन बातें। लेकिन ये कॉमन बातें बेटे कॉमन लोगों को नहीं पता। प्रॉब्लम ये है, या आपकी ही यूनिवर्सिटी में आईटी में एक स्टूडेंट पढ़ा है उसको नहीं पता होल ग्रेन्स क्या हैं, होल ग्रेन्स कंज्यूम करने के बेनिफिट्स क्या हैं, रिफाइंड ग्रेन्स क्यों कंज्यूम नहीं करने चाहिए या क्यों कम कंज्यूम करने चाहिए, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो आप लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से बन जाती है टू एजुकेट पीपल एंड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट। अच्छा जी, पेज नंबर 146 पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक केस दिया हुआ है, केस 1। अगर आप देखो पेज नंबर 146, वेट लॉस, थर्स्ट एंड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ यूरिन। अच्छा जी, अब ये रियल लाइफ सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन, टॉम इज 24 इयर्स ओल्ड, यानी टॉम एक भाई पेशेंट आया है 24 इयर्स का जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट हुआ है। He presents to his GP with a weight loss of 4 kg over the past month. He has also been feeling thirstier and has been waking more frequently to pass urine. So जनाब हुआ ये है कि वो पेशेंट आया है, उसने बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर उसका 4 kg वेट लॉस हो गया है और उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और रात को वो बार बार उसको यूरिनेशन की अर्ज फील होती है और वो रात को बार बार उठता है यूरिन पास करने, ठीक है। Initial interpretation, unintentional weight loss of 4 kg in 1 month without change in lifestyle is significant. Weight is lost for numerous reasons, but common endocrine reasons such as thyrotoxicosis and type 1 DM should always be considered. अच्छा जी, पहली चीज तो बेटे ये है कि जब भी आप किसी ऐसे पेशेंट को के सामने देखो जिसका वेट लॉस हुआ हो अनइंटेंशनल वेट लॉस। अनइंटेंशनल वेट लॉस का बेटे मतलब ये होता है कि हम चाह नहीं रहे और हमारा खुद से वेट लॉस हो गया, ठीक है। तो
इसके अंदर दैट इज समथिंग सीरियस। और कितना वेट लॉस हुआ है? 1 महीने में 4 kg, वो भी अनइंटेंशनल। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात है, ठीक है। और उसके अंदर क्या 2 मेजर रीजंस एंडोक्रिन, मैंने जैसे बताया ना, हम लोग जाहिर है इस कोर्स के अंदर हम चीजों को मेनली देखेंगे, क्रिटिकली देखेंगे एंडोक्रिनोलॉजी के हवाले से। सो एंडोक्रिनोलॉजी स्पीकिंग, एंडोक्रिनोलॉजिकली स्पीकिंग, हमारे 2 मेजर इश्यूज उस इंडिविजुअल को हो सकते हैं। एक तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में, हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटे, टाइप 2 के पेशेंट्स जब आप नॉर्मली देखोगे ना, तो वो बल्की होते हैं, वो हैवी होते हैं, वो ओबीस या एटलीस्ट ओवरवेट जरूर होते हैं। टाइप 1 के पेशेंट्स जब आप देखोगे तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो लीन होते हैं बहुत ज्यादा, उनके अंदर वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो या तो इस इंडिविजुअल को टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, या फिर जनाब दूसरे नंबर पे इसको हो सकता है थायरोटॉक्सिकोसिस। ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है कि हमारा थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, हमारा जो थायराइड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा एक्सेसिव थर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, पोलीडिप्सिया, इन पासिंग एक्सेसिव यूरिन, जिसको हम क्या कहते हैं पोलीयूरिया, ठीक है। पोली मींस यू नो मल्टीपल टाइम्स यूरिया इज यूरिन, और इसी तरह पोली मींस मल्टीपल डिप्सिया थर्स्ट को कहते हैं। अच्छा, ये हमें भी इंडिकेट करते हैं कि जनाब ग्लूकोज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है किडनीज में, और ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, किडनीज की उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके फर्दर, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू पास आउट करा देते हैं कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा जनाब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बजाय इसके कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, आपको पता है किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। अब ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो प्रोटीन्स होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ जाता है, उनकी कैपेसिटी से बढ़ के होता है, और जाहिर है वो जब कैपेसिटी से बढ़ के होता है तो उनके पास द ओनली ऑप्शन इज कि वो उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करें, ठीक है। अच्छा, अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टॉम ने, जनाब वो जो पेशेंट आया उसने नोटिस किया कि उसके जो क्लोथ्स हैं वो लूज होते जा रहे हैं, जाहिर वेट लॉस हो रहा है ना, नेचुरली क्लोथ्स उसको लूज होंगे, और उसको प्यास हर वक्त लगती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जाहिर है जितना बेटे यूरिन आता है प्यास उतनी ही लगेगी ना, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 4 लीटर्स तक वाटर या फ्रूट जूस डेली जो है वो पी लेता है, ठीक है। अब 4 लीटर्स बहुत ज्यादा है। 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml। 1000 ml का बेटे मतलब होता है आप जो पीते हो ना एक ग्लास नॉर्मल घर में, जिसमें हम अपना फिजी ड्रिंक पीते हैं या पानी पीते हैं, वो 250 ml का होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 ग्लास बन गए हमारा 1000 ml या 1 लीटर, और 4 × 4 16 ग्लास या कप्स जो हम एक्चुअली न्यूट्रिशन में कहते हैं, वो बन गए 4 लीटर्स। तो 16 ग्लास दिन में बहुत यू नो अच्छे भले ज्यादा है हमारे लिए, नॉर्मली हम इतना पानी नहीं पीते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री से हमें ये भी पता चला है कि वो पेशेंट फुटबॉल खेलता है रेगुलरली, लेकिन ये है कि गेम करते हुए उसको रेगुलरली ब्रेक लेना पड़ता है। क्यों ब्रेक लेना पड़ता है? क्योंकि वो यूरिन बहुत पास करे, ही नीड्स टू यूरिनेट। और इसके अलावा जब वो गेम खत्म करता है तो बहुत ज्यादा फटीग फील करता है, बहुत थकावट उसको फील होती है। और जैसे पहले भी उसने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि जी रात को 3-4 बार वो उठता है, यूरिन उसको काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब जनाब अब हम हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ये जो सिम्टम्स हैं उसके कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे उसकी हेल्थ के लिए। हमें डायबिटीज को सबसे पहले एक्सक्लूड करने का मतलब हमें चेक करना है कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। बॉक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज दी हुई है, पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद डायबिटीज आर ऑफन ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ स्वीट ड्रिंक्स टू quench their thirst. However, these drinks only make the problem worse because of their sugar content. Switching to water or unsweetened drinks often significantly reduces blood glucose, with the patient symptoms improving within a couple of days. अच्छा, अब बेटे होता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली प्यास को बुझाने के लिए क्या करते हैं, वो स्वीट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। देखो बड़ी कॉमन सी चीज है, जब हम बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं
या हम बहुत ज्यादा स्वीट का इंटेक करते हैं तो उसके बाद हमें प्यास ज्यादा लगती है, ऐसे ही है ना। जिस दिन आप लेट से शाम को रात को डिनर में आपने बाहर का कुछ रेस्टोरेंट का कुछ खाया, मे बी जिंगर खाया या कुछ ऐसी चीज खाई है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप लोग नोटिस करके देखता हूँ, अब अगर पहले कभी नोटिस नहीं किया तो रात को एक आधी बार आपको जरूर प्यास लगेगी पानी पीने की। इसी तरह जिस दिन हम मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, लेट से आप 4 बिस्किट खाओ, ओके कोई से भी खा लो, उसके बाद देखना आपको इमीडिएटली प्यास लगेगी, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको अपनी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए ऐसे ड्रिंक्स को कम कंज्यूम करना चाहिए जो शुगरी हैं, ऐसे ड्रिंक्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए जिनके अंदर शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो कम है। अच्छा ये भी बड़ा कॉमन है ना बेटे, फिजी ड्रिंक्स में क्या होता है, शुगर होती है ना, बहुत ज्यादा शुगर होती है। आप कोई भी किसी भी किस्म का कोला ड्रिंक पियो, उसके बाद आप नोटिस करना आपको प्यास ज्यादा लगेगी। ये अगर कभी नहीं नोटिस किया तो अब करके देखना, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर हिस्ट्री पे हम आ जाते हैं ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग। अच्छा अब आपको पता है जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं ना, मेडिकल डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम लेके, तो वो जाहिर है हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्यों करते हैं, सो दैट वो प्रॉपर हमारी हिस्ट्री ले सकें, पता तो चले कि जनाब क्या प्रॉब्लम है। फर्दर हिस्ट्री के अंदर पेशेंट ने बताया कि जी पिछले कुछ हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फटीग भी फील करता है और उसका विजन भी ब्लर्ड है, यानी उसको लगता है ऐसे नज़र उसकी चकरा रही है, ठीक है। अच्छा उसके साथ ये है कि 18 इयर्स का जब वो था तो उसको ये भी डायग्नोज हुआ था कि उसको ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, और उसकी वजह से वो लीवोथायरॉक्सिन लेता है। अच्छा बेटे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो टेंशन क्या होती है, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर। तो उसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म होता है कि जब हमारे थायराइड हार्मोन्स अंडर एक्टिव होते हैं, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब हमारे थायराइड हार्मोन्स अंडर एक्टिव होते हैं, कम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑटो इम्यून का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो खुद से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, उसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो बाहर से कोई चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारी बॉडी खुद से अपनी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में देयर इज दिस मेडिकेशन जिसका नाम होता है लीवोथायरॉक्सिन, वो आपको लेनी है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन ये है कि 20 यूनिट्स तक अल्कोहल एक वीक में, रोजाना नहीं एक वीक में 20 यूनिट्स तक अल्कोहल कंज्यूम करता है। फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं है, लेकिन उसकी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म था, प्रॉबेबली इसी वजह से उसको भी, मदर की वजह से उसकी जाहिर जीन्स में वो था, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अच्छा जी करता वो क्या है, प्रोफेशनली व्हीकल ड्राइवर है, एक सुपरमार्केट चेन के लिए गाड़ी चलाता है, ठीक है। और शिफ्ट्स में क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है तो उसके कोई फिक्स्ड मील टाइम्स नहीं है। अच्छा अब हमने उसको एग्जामिन किया फर्दर तो हमें पता चला कि वो काफी थिन है। बीएमआई जब हमने उसका कैलकुलेट किया, आपको होपफुली बेटे सबको बीएमआई कैलकुलेट करना आता है, वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, ठीक है, वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। तो जब हमने उसका बीएमआई कैलकुलेट किया तो दैट वाज 20, और 20 जो है वो लीन साइड के ऊपर है, वैसे 18.5 से 24.9 हम नॉर्मल लेते हैं, बट जाहिर है 18 एक यंग इंडिविजुअल के लिए 20 सॉरी अच्छा भला कम है बीएमआई, ठीक है। हार्ट रेट उसका 80 बीट्स पर मिनट है, विच इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। ब्लड प्रेशर उसका 110/66 है, वो भी आपको पता है 120/80 नॉर्मल होता है। बाकी जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल है। अच्छा अब हमने इन फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। अच्छा सिग्निफिकेंट वेट लॉस है विद पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मैंने आपको बता दिया था, एक्सेसिव थर्स्ट है, पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, ब्लड विजन यानी नजर उसकी चकराती है, लेथार्जी बेटे हम बहुत ज्यादा फटीग को कहते हैं। ये सारी चीजें किस तरफ इंडिकेट करी हैं, डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ इंडिकेट करी हैं, ठीक है। इसके अलावा वो थिन भी है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेसिव थर्स्ट होना, एक्सेसिव यूरिनेशन होना, ब्लड विजन होना, ये सारी चीजें डायबिटीज की तरफ इंडिकेट करी हैं। अच्छा एक चीज पे तो हम पहुंच गए कि उसको मोस्ट प्रोबेबली डायबिटीज है।
अब डायबिटीज में आपको पता है 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टाइप 1 में पेशेंट्स नॉर्मली बहुत ज्यादा लीन होते हैं, टाइप 2 में पेशेंट्स नॉर्मली हेवी होते हैं, ओबीस होते हैं। तो ये क्योंकि टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि पेशेंट हमारे पास सॉरी लीन है, तो हमारा जो डाउट जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है कि पेशेंट को डायबिटीज तो है, लेकिन कौन से वाली डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी है कि जाहिर है उसको वो हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, वो भी टाइप 1 के साथ जनरली कॉमन होता है। ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस मोस्ट प्रोबेबल ये है कि जनाब उसको टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, अब जनाब हमने ये करना है कि हमने उसका थायराइड फंक्शन भी चेक करना है। वो इसलिए चेक करना है कि हम ये मेक श्योर कर सकें कि वो जो मेडिकेशन ले रहा है लीवोथायरॉक्सिन, उसके वो डोज ठीक ले रहा है, या फिर हमने उसको डोज एडजस्ट करने की हमें जरूरत है। वो हम इसलिए देख रहे हैं बेटे कि अगर हम लीवोथायरॉक्सिन की डोज बहुत ज्यादा लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा वेट लॉस हो रहा होता है। तो समटाइम्स पेशेंट्स ये भी गलती करते हैं गलती से कि जी लीवोथायरॉक्सिन की डोज खुद से ज्यादा कर दी। पाकिस्तान में तो खास तौर पे हमें बहुत ज्यादा आदत है कि जी हम अपनी खुद ही अपनी मर्जी से ही अपनी चीजों को ऊपर नीचे कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेबल दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर 147 पे, ऑटोइम्यून कंडीशन एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। बेटे जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं ना, तो टाइप 1 डायबिटीज की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से काफी सारे पेशेंट्स को कई तरह के ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, पहला तो ये है कि ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज, जैसे इस पेशेंट को भी था। ठीक है, अब उसके अंदर ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज में क्या हो सकता है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है कि हमारा जैसे इस पेशेंट का था कि ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हमारा थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, कम प्रोडक्शन कर रहा होता है, कम एक्टिव होता है और ऑटोइम्यून होते हैं, यानी अपनी ही इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेव्स डिजीज भी हो सकती है। ग्रेव्स डिजीज बेटे इसका ऑपोजिट है हाशिमोटोस डिजीज का, यानी ग्रेव्स डिजीज के अंदर थायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव होता है और वो भी अपनी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, हाशिमोटोस अंडर काम कर रहा है, ग्रेव्स ओवर काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से पर्नीशियस एनीमिया, ये माइट भी आपने टर्म सुनी हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो खैर जरूरी सुना होगा। पर्नीशियस एनीमिया बेटे वो होता है वो वाला एनीमिया जिसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हमें होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हमें चाहिए होता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब हमारा जब हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता या बहुत कम होता है तो हमारा B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जब B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमें पर्नीशियस एनीमिया होगा। फिर तीसरी चीज जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को तीसरी कंडीशन भी साथ में हो सकती है, दैट इज सीलियक डिजीज। आपको पता है सीलियक डिजीज के अंदर हम ग्लूटेन को डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ग्लूटेन भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ग्लूटेन डिजीज, सीलियक डिजीज, यानी कि तो सीलियक डिजीज में आपको पता है ग्लूटेन इज अ प्रोटीन जो हमारा वीट में, बार्ले में, राय में, इन चीजों में होता है, ओट्स में भी किसी हद तक होता है। तो हम गंदम की नॉर्मल बनी हुई चपाती जो है ऐसे पेशेंट्स कंज्यूम नहीं करते। फिर जनाब विटिलिगो, लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन लीडिंग टू वाइट पैचेस। बेटे हमारे उर्दू में इसको कहते हैं फुल बहरी, वो आपने देखा होगा। लोग बड़ा आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं, अच्छा जी मछली खाने के बाद दूध पी लो तो विटिलिगो हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो विटिलिगो भी ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है, टाइप 1 के पेशेंट्स को। फिर जनाब इसी तरह से है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, अर्ली मेनोपॉज एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। मेनोपॉज होता है यानी वो वाला स्टेज जहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, नेचुरली बंद हो जाती है। वो नॉर्मली 45 प्लस के अंदर आता है, बट टाइप 1 के अगर कोई पेशेंट है तो उसको मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। ठीक है, और मेनोपॉज क्योंकि जल्दी हो रहा है तो उसकी वजह से ओवरीज जो है वो फेल हो सकती है, ओवेरियन फेलियर हो सकता है। और लास्ट एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के अंदर हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, एडिसन्स डिजीज के अंदर हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स
एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बेटे वो वाली कंडीशंस हैं जो टाइप 1 के पेशेंट्स को हो सकती हैं, यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के जो भी पेशेंट्स हैं उनको ये सारी एसोसिएटेड कंडीशंस भी साथ में हो सकती हैं। ठीक है, एडिसन्स डिजीज में आपको पता है स्टीरॉइड, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्टीरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। जब एडिसन्स डिजीज होती है तो डेफिनेटली फिर आपके जो स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक हो गया। सो कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। 5 मिनट्स का बेटे ब्रेक ले लो, 5 मिनट्स बाद वापस आओ। नेक्स्ट क्लास का लिंक आपके पास ऑलरेडी है, उस लिंक को यूज करते हुए आप ज्वाइन करो 5 मिनट्स के बाद, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको यहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।